Okay, let us now discuss the second part of the remaining questions of 2018. Now, dear friends, before proceeding, let us try to summarize what we understood and from the part 1 of the video and some of the very important conclusions regarding at least पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. जो पैसेज बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं. रीड द ऑप्शंस बिफोर द पैसेज. Again, this will help you to even guess in the last moments when you have 5 questions left and only 2 minutes. That should be your theme. भाई पैसेज के ऑप्शंस पढ़ लीजिए and then directly eliminate these things. If it contains should, if it contains any, only, all, not, cannot, immediately, invariably, more, less, these words we discussed will be generally wrong. Extreme words. This is applicable in passages. What you have learnt in GS, always apply that in also in passage. And these words will be right. Can, is, helps, futuristic looking word, affirmative sentences, these will be right. Sentences which are more meaningful will generally be the answers. This will help you to eliminate some of the options. Then factual statement mostly are not inferences. If we are asked to conclude implications, corollary, fact and inferences, factual statements having stats and facts will not be their answers. जैसा हमने पिछले में भी देखा कि अंटार्कटिका में इतना आइस है या ये सब गलत होगा. Look for statements which have exact matching words with the passage. Again, like corridor word है तो उसमें भी corridor होना चाहिए. अगर उसमें कुछ farming है, sector है तो इसमें भी sector होना चाहिए word. The matching words will always give you the right answer. And go for the best encompassing sentences that has can kind of words and that has an essence of the passage rather than a fact. जिसमें futuristic vision हो, जिसमें solution to the problem हो और जो GS में भी जो हमने पढ़ा है उस तरह का उसका ये हो, सही लगे जो आपको, जो गलत नहीं लग रहा हो. Now let us try to solve further questions. So let us start with question number 43. Now ये एक बड़ा पैसेज है, इस पे 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है. तो कंसिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या होता है. टॉप सॉइल का लॉस होता है बिल्कुल. स्मॉल रिवर्स तो कमता ही है. तो 1 और 2 तो किसमें इन दोनों में, मतलब ये दोनों गलत हो गया पहले. एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा ही होगा. डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर होगा ही होगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये सब चीजें होती है. नाउ दिस पैसेज कैन नॉट बी समथिंग विच कैन काउंटर दीज थिंग्स. ऑलवेज रिमेंबर, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं दिया हुआ है जो कि गलत है. ऑल थिंग्स आर रीजनेबल. किसी में कोई ऐसा वर्ड भी नहीं दिया इसमें शुड वुड, तो ये सबको हटाना डिफिकल्ट है. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. और अगर समय कम हो सीधे आंसर पे जाइए आप. बाद में देखिए कि इसमें ये सब चीज़ दिया है कि नहीं. बाद में जैसे मैंने पढ़ा भी तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, कैसे है, सैलिनाइजेशन ऑफ द लैंड है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर लिया करिए कभी भी पैसेज बनाइए. तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, सैलिनाइजेशन हो गया. देन इधर जल्दी मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं द माउंटेन कॉन्टेस्ट, ड्राइंग अप हो गया ऑफ द स्मॉल रिवर्स. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी. ट्री प्लांटेशन का डैमेज हो गया, डैमेज टू द प्लांटेशन हो गया. तो ये सब चीज़ें ही होती हैं जनरली. देन अगला दिया है डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फरेंसेस. कैन वर्ड है, कैन होगा ही होगा, ये हमने पढ़ाई है. कैन कॉज द चेंज इन द रिवर्स, बिल्कुल. यहाँ ओनली है सैलिनाइजेशन, ओनली ड्यू टू ह्यूमन, ओनली वर्ड इज रॉन्ग. इंटेंस मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अब देखिए जैसे ही आपने ओनली काटा ये दोनों गलत हो गया. कैन होगा, ये आंसर आ गया. अभी भी आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा. और मोनोकल्चर, इंटेंस मोनोकल्चर इज ए मेजर रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोनोकल्चर से हर जगह हो रहा है. ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है. फैक्चुअल स्टेटमेंट को ये लोग गलती भी कर सकते हैं. पैसेज में कुछ और लिखा होगा, यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया होगा. अब अगला आते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेजर्टिफिकेशन. नाउ व्हाट हैज बीन द अजम्पशंस मेड. अगेन मैंने बोला था अजम्पशंस थोड़ा ट्रिकी होता है, बट अजम्पशंस में भी वो वर्ड सेम रहेंगे. जैसे डेजर्टिफिकेशन सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया का फिनोमेनन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. ओनली वर्ड दिया हुआ है गलत. एंड इनवेरिएबली लीड्स टू ये. नाउ अगेन इनवेरिएबली वर्ड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी एक्सट्रीम वर्ड. इनवेरिएबली इसके कारण ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. इसका आंसर डी हो जाएगा. ऑफिशियल आंसर ऑफ यूपीएससी इज डी. डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन से फिर साइड डिग्रेडेशन होगा, ये सब फिर दिया हुआ है. आप पैसेज पढ़ के देख सकते हैं कि देखिए डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली राइज ड्यू टू डिग्रेडेशन थ्रू इरोसिव. तो कभी भी एक्सट्रीम वर्ड्स, तो आपने देखा कि इसमें बिना पैसेज पढ़े भी एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करके और रूल को अप्लाई करके हम पैसेज सॉल्व कर सकते हैं. तो बड़े बड़े पैसेज को पढ़ने का बच जाता है और जनरली आपके 2-3 सही हो जाएंगे 4 में, तो अच्छा है आपके लिए. विथ रेफरेंस टू द एवर पैसेज क्या क्या क्लाइमेट चेंज में कोप करने के लिए हमें करेगा. कंजर्वेशन तो करेगा ही करेगा कोई भी चीज़.
दूसरा कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक पूल्स, तो 1 और 2 किस में है, तो देखिए इसमें 1 2 नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, अब हम आते हैं माइग्रेशन कॉरिडोर करेगा कि नहीं, तो ये हमें पता ही नहीं कि माइग्रेशन कॉरिडोर क्या होता है, पर एग्जिस्टिंग क्रॉप कैसे कर सकता है मैनेजमेंट, इसलिए तो कुछ नया क्रॉप मैनेजमेंट की बात आ रही है। तो एग्जिस्टिंग जो है उसी को चेंज करके फ्यूचरिस्टिक, हमने क्या बोला, हमेशा फ्यूचरिस्टिक विजन देता है कोई भी पैसेज, और एग्जिस्टिंग क्रॉप कर ही रहा होता तो ये पूरा पैसेज क्यों लिखता है यहाँ पे, ये गलत होगा। जैसे ही 3 गलत होगा आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी। अब आप यहाँ पढ़िएगा तब भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे माइग्रेशन कॉरिडोर, देखिए कनेक्शंस बिटवीन द नेचुरल एरिया सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर्स मे बी नीडेड टू फैसिलिटेट विद द चेंज ऑफ द क्लाइमेट, तो माइग्रेशन कॉरिडोर सही था। और जिस ऑर्डर में ये यहाँ आता है उसी ऑर्डर में ये पैसेज में भी आएगा, जैसे माइग्रेशन कॉरिडोर लास्ट ऑप्शन है तो यहाँ लास्ट ऑप्शन आएगा, कंजर्वेशन सबसे पहले है तो यहाँ पे सबसे ऊपर में कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही होगी, समझ रहे हैं। देन यहाँ पे जेनेटिक की बात हो रही होगी, ज़्यादा जेनेटिक पूल को रखना है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। देन विथ रिस्पेक्ट व्हाट हैव बीन द एजम्पशंस मेड, एजम्पशंस क्या क्या मेक किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट्स एज अ coping strategy for climate change, adaptation of monocrop leads to extinction of plant varieties and ये तो बिल्कुल, अगर मोनोक्रॉपिंग हो रहा है तो प्लांट वेराइटी का एक्सटेंशन तो होगा ही होगा, यही तो है एजम्पशन इस तरह का ही। तो ये बेसिकली आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोचिए जिस तरह से हम सोचते हैं जीएस के लिए। और अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड करेंगे, लोग अलग अलग क्रॉप उगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, और हम डिफरेंट कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का कोपिंग हो सकता है। तो इसका दोनों आंसर सही है, इसमें भी हमें पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा। आप इसे अगर ध्यान से पढ़ते तो आपको यही समझ में आता है, इससे यही तो फील आ रहा है, एसेंस क्या आ रहा है इसका, कि अलग अलग लोग काम कर रहे हो, क्रॉप का नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन अलग अलग तरह से हो रहा हो, और मोनोकल्चर नहीं हो रहा हो। तो अगर क्रॉप मैनेजमेंट में अभी क्या चल रहा है, मोनोकल्चर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो मोनोकल्चर नहीं हो रहा हो, तो दोनों का यही हमारे यहाँ पे दिया गया एजम्पशंस कि यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं कि क्रिटिकल एंड क्रूशियल इन्फरेंसेस क्या है। तो अर्थ कैन मीट only the basic needs, again only word, the only way to, again only word, knowledge of biosystem only can help us to prevent, again गलत, सीधे आंसर आ गया। क्या पढ़ना है, इतना पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। we can reduce our consumerism is very important in your, क्योंकि छोटा पैसेज है तो हम पढ़ भी सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ये हो रहा है, एस्पिरेशंस हो रहा है, हम काफ़ी सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली कंज्यूमरिज्म। और देखिए ये एक फ्यूचरिस्टिक है, और ये एक आपको एक अफर्मेटिव एक्शन प्लान देता है। हमेशा याद रखिए ये कोई फैक्चुअल नहीं है कि अगर हम अपना कंज्यूमरिज्म घटाएं तो हमारे इंटरेस्ट में होगा, ये कोई फैक्ट थोड़ी है, ये आपको एक एक्शन प्लान दे रहा है। ऑलवेज गो फॉर दोज वर्ड्स विच हैज ए फ्यूचरिस्टिक आउटलुक और अ विजन और एन एक्शन प्लान। Next we come to this passage. Again, the author of passage holds the view leadership can be through war experience only, only word can is wrong। यहाँ देखिए कैन है, कैन हमेशा हो सकता है। लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट, ये तो बिल्कुल हम लोग पढ़े भी ऐसा होता है। फिर देखिए डिस्पाइट रिग्रेस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स, मैंने पहले ही बोला है कि फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्यू ये सब हमेशा कम होता है, वेरी फ्यू, लेस, मोर। द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड, अगेन मोर, मोर लेस, ये सब कभी, ये सब पैराग्राफ में ये नहीं आता है कि लीडर ज़्यादा बन रहा है या वेरी फ्यू बन रहा है, क्योंकि पैराग्राफ आपको एक एक्शन प्लान देता है। एक्शन प्लान क्या देता है पैसेज, कि ये करिए या ये चीज़ है, हो रहा है और हमें ये करना चाहिए, दिस इज आवर एक्शन प्लान। तो इसमें क्या व्यू रख सकता है ऑथर, यही व्यू रख सकता है ना कि लीडरशिप एक्वायर्ड है, उसी के बाद तो वो बताएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, इट कैन बी एक्वायर्ड एज वेल इज कैन बी टॉट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बिना पैसेज पढ़े फिर से कर सकते थे हम। अब इस तरह का सवाल जब आता है तो ये देखिए इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस यहाँ दिया हुआ है और एक्चुअल प्रोग्रेस कम है। तो आप देखते हैं कि अगस्त महीने तक, जुलाई से अगस्त तक एक्चुअल प्रोग्रेस कम था, एक्सपेक्टेड ज़्यादा था। ये सब वर्ड जरूर देखिए कि नॉट करेक्ट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी हम लोग रिवर्स देखना भूल जाते हैं, जैसे 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, तो हाँ भाई 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस कम था एक्सपेक्टेड से, ये सही है, हमें नॉट करेक्ट को देखना है। एक्चुअल रेट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज ग्रेटेस्ट इन अगस्त, अगस्त में आप देखिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा भागा, ये अगस्त का पूरा महीना है, बिल्कुल ये भी सही है। वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ था, वर्क पहले कर लिया गया, ये भी सही है। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर 1 अप्रैल टू 1 सितंबर देयर वाज नो, अगेन देखिए ऐसा लाइन्स, नो लाइन, नो टाइम व्हेन एक्चुअल प्रोग्रेस वाज मोर देन, ये सब जनरली गलत होता है। यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, इस समय तो एक्चुअल वर्क ज़्यादा हो ही गया एक्सपेक्टेड से, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था, यही हमने यहाँ दिखाया है 51 में, सो इट इज़ इजी। 52 में देखिए कि इसमें 6 डिफरेंट कलर्स हैं, तो पहला को 6 से कर सकते हैं, दूसरे को अलग से करना है तो 5 को, तीसरे में 4 को, इसमें हिंट भी दिया था आपको एक ज़्यादा एक कम कम करके,
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अलग अलग कलर हो जाएगा ब्लॉक का, तो 120 आ जाएगा आंसर। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि 1970 से 2010 की बात हो रही है। इनिशियली बर्थ रेट भी घट रहा है, डेथ रेट भी घट रहा है। डेथ रेट ज़्यादा रेट से घटा, एक समय तक बराबर घट रहा था, फिर ज़्यादा घटा और फिर दोनों कांस्टेंट हो गए हैं। तो अगर हम इस कर्व को ग्रोथ रेट के हिसाब से देखते हैं तो क्या हुआ, बर्थ रेट क्योंकि घटा पर डेथ रेट ज़्यादा घट गया, तो ग्रोथ रेट पहले थोड़ा कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा और फिर यहाँ के बाद ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या इन्फेरेंस हम निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ दिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड हमेशा इंक्रीज थोड़ी ना किया, पहले कांस्टेंट रहा फिर बढ़ा फिर ये। अब लोगों को लगेगा हाँ इंक्रीज तो किया ही है, लेकिन ये जो पूरा चार्ट है इंक्रीज तब बोलते हैं जब सिर्फ इंक्रीज करता है, यहाँ तो कांस्टेंट भी रह गया, तो इट कैन नॉट बी इन्फर्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है डिक्रीज, ये भी इन्फर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज रिमेन स्टेबल, ये भी नहीं, क्योंकि स्टेबल रहा बढ़ा फिर घटा, इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ये सही आंसर है। कांस्टेंट बढ़ना घटना, दिस इज नॉट कॉल्ड एज ए ट्रेंड। और अगर हम 1970 को बेस ईयर लेते हैं तो क्या क्या हुआ, पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड, तो पॉपुलेशन का स्टेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो ग्रोथ रेट और बर्थ रेट की बात हो रही है। तो ग्रोथ रेट या तो स्टेबलाइज हुआ होगा, ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होने से भी पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 1 तो पहले ही कट गया है। जैसे ही 1 कट गया हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया। अब देखिए 4th तो दोनों में है, बर्थ रेट है स्टेबलाइज, तो बर्थ रेट तो स्टेबलाइज हो ही गया, दिख ही रहा है। डेथ रेट और ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर्स, यहाँ से तो दिख ही रहा है स्टेबलाइज कर गया है, तो 2 and 4 इसका करेक्ट है। 3 भी पढ़ ही लेते हैं। डेथ रेट हैड फॉलन बाय 10% इन फर्स्ट 10 ईयर्स, देखिए फर्स्ट 10 ईयर्स में डेथ रेट 25 से 20 घटा था, 5% घटा था, तो ये गलत था। ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं DI के, गलत नहीं आपको करना है एग्जाम में। ये देखिए सेम कर्व है 20 से 40 तक, यहाँ भी सेम कर्व है, बस उसका स्केल अलग कर दिया है, तो देखने में अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ भी देखिए 2013 से 17 है, यहाँ भी 2013 से 17 है, यहाँ भी 20 से स्टार्ट हो रहा है 40 जा रहा है, तो दे आर सेम कर्व्स, स्लोप आर सेम, क्योंकि डिफरेंस स्लोप क्या होता है 40 - 20 17/13, दोनों में सेम है। ठीक है, इजी था, बहुत इजी, सिर्फ कर्व को चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, इसमें क्या है, यहाँ पे मिसिंग तो पहले हमें पता है लाइन ही मिसिंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हर बार इसके साथ ये डॉट ये आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, तो बॉक्स ही आएगा, तो ये सब हट गया, आंसर आ गया। और यहाँ पे ये वाला मिसिंग था, ये वाला, ये जो ये वाला पगडंडी है इसमें नहीं है, तो ये बहुत आसान है, आप सिंपली देख के इसको निकाल सकते हैं। अब इस तरह का सवाल देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको बना के। इसमें यहाँ लैक्स में दिया है कि आपका क्या पीसेज मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है, तो 1000 पीस कर रहे हैं तो आपको कितना पड़ रहा है 6 लाख रुपया, पर 1000 पीस बेच रहे हैं तो पर पीस आपको कितना मिल रहा है 400, तो टोटल कितना मिल रहा है 4 लाख रुपया। तो अगर 1000 पीस बेचेंगे, कर्व को देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो 1 लाख पीस बेचेंगे तो घाटा होगा कि फायदा, घाटा होगा, क्योंकि 4 लाख मिलेगा और बनाने में कितना लग गया 6 लाख, तो -2 लाख। 2 लाख पे देखते हैं, 350 रुपया मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल देखिए 2000, तो 7 लाख रुपया मिलेगा। कितना बनाने में लग रहा है 7 लाख रुपया। तो जस्ट अगर हम 2000 पीसेज को सोल्ड करें तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ दिया है कि मैन्युफैक्चरर को अवॉइड करना है लॉस, इसका सिंपल सा आंसर है। अगेन मेनी पीपल जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व एंड द ग्राफ्स बिकम वेरी स्केयर्ड एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 18 एडल्ट को लिफ्ट ले सकता है या 30 चिल्ड्रेन को, इसका मतलब 18 एडल्ट एंड 30 चिल्ड्रेन आर इक्विवेलेंट, लुक इन द राइट विच वे आर मेकिंग। 18 एडल्ट इक्वल टू 13 चिल्ड्रेन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एक एडल्ट कितना चिल्ड्रेन के बराबर हो गया, अब 12 एडल्ट को लिफ्ट लेके जा रहा है, उसका मतलब हो गया कितना चिल्ड्रेन के बराबर है 20 चिल्ड्रेन। टोटल लिफ्ट कितना ले जा सकता है 30, इसका मतलब वी स्टिल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 10 चिल्ड्रेन मोर इन द लिफ्ट। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ 59 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, इट शुड बी लेफ्ट इफ यू आर नॉट टू श्योर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर को 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेडली है और हर साल वो पैसा चुका रहा था। तो देखिए जब उसने पहला ये इंटरेस्ट लिया तो फर्स्ट ईयर के बाद उसका ये डायरेक्ट टू द पावर 3 मत करिए, कॉन्सेप्चुअली करिए। फर्स्ट ईयर के बाद उसका ये उसका टोटल इतना पैसा था, उसमें उसने 8650 रिटर्न कर दिया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 17,000 अभी बचा हुआ है। अब सेकेंड ईयर पे बेस ये बन जाएगा, उस पर फिर 1 देखिए 12.5% इज 1/8, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे 16.63 इज 1/6, दिस थिंग्स हेल्प। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 9125 ऐसा नंबर दिया गया कि वैसा ही नंबर आता है, 19125 - 9000
ये 10,000 आ जाएगा। लास्ट ईयर में 10,000 पे आप 12.5% जोड़ लीजिए तो 11,250 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10,000 पे इसको ये भी देना है। अब ध्यान से सोचिए, अगर ऐसा सवाल आता है एग्जाम में तो इसको लॉजिकली कैसे गेस कर सकते हैं। 12.5% है और यहाँ पे भी 1.125 दिख रहा है आपको, 1250। तो अगर हम 10,000 पे निकालते 1250 तो 12.5% आता। तो इसका मतलब इसका इससे कोरिलेशन है। आप ऐसा सोच सकते थे कि ये शायद बेस बन जाएगा और फाइनली इतना पे करना पड़ेगा। तो आप इस तरह का कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस थोड़े अलग हैं। मैं आपको एज ए हिंट बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि इसको बेस लीजिएगा 9,990 को, तो इससे 12.5% ये नहीं आएगा, ये भी 11,000 के आसपास आएगा। यहाँ 10,590 दिया हुआ है। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड एंड कैन बी सॉल्व्ड। इसमें क्या है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर दोनों मिल गया। तो ये आसानी से, ये पैटर्न ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दीज क्वेश्चंस। भले देखने में कभी टफ लगता है बट दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली इजी। नाउ ये जो कर्व है ये 1950 से 2050 तक है। इसमें हम देख रहे हैं ये जो कर्व है ये ओल्ड पीपल का है। तो कंट्री ए में जो ओल्ड पीपल, सॉरी ये है हमारा वर्किंग पीपल, वर्किंग क्लास 2010 से घटने लगा है, और पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग क्लास इसमें 2010 से 2030 तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये है ओल्ड पीपल भी घट रहा है, लेकिन ये न्यू पीपल भी घट रहा है, लेकिन इसमें ओल्ड पीपल बढ़ रहे हैं। मतलब अगर इसमें देखिए ओल्ड पीपल घट रहे हैं, ओल्ड पीपल बढ़ रहे हैं पर उतना नहीं, और न्यू पीपल भी घट रहे हैं। तो कंपेयर टू दिस, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब डिपेंडेंसी किसका होगा, छोटे बच्चों का और बूढ़ों का किस पर, ओल्ड एज एंड दिस टू पीपल विल बी डिपेंडेंट। यहाँ हमने दिया है ये अर्निंग हो गए, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल टू डिपेंडेंसी बाय अर्निंग। तो देखो बी का तो अर्निंग काफ़ी बढ़ रहा है ना, बी में अर्निंग काफ़ी बढ़ रहा है। तो देखिए ओवर द लास्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज्ड। तो कंट्री बी का जो डिपेंडेंसी है घट रहा है, क्योंकि अर्निंग बढ़ रहे हैं, और जो हमारा ओल्ड एज है और जो चिल्ड्रेन है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। सही बात है। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2.5 decade द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ ए विल बी मच लेस देन बी। अब देखिए ए का तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने वाला है ना, ए में ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होने वाले हैं, ओल्ड बढ़ रहे हैं, अर्निंग घट रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो जाएगा, हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। 3 हम पढ़ भी सकते हैं, नेक्स्ट 2 डिकेड द वर्क फोर्स रिलेटिव टू पॉपुलेशन। इसका वर्क फोर्स कंट्री बी का बढ़ रहा है कंट्री ए के करस्पॉन्डिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस लॉजिकली पढ़ना था। ना देखिए लक्ष्मी ब्रदर, अब यहाँ पे 4 लोग खेल रहे हैं, कोट ये है लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द डॉटर। तो अगर डॉटर यहाँ है तो ब्रदर यहाँ पे है। हर सन इज डायगोनली अपोजिट द नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग एंड द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। तो हम मान सकते हैं कि या तो लक्ष्मी इधर होगी या तो इधर होगी। लक्ष्मी को यहाँ कर दिए, ठीक है। अब ये लाइन पढ़े कि मान लीजिए ये वर्स्ट प्लेयर होती लक्ष्मी, क्वेश्चन को ही फिट कर दिए तो उसका सिबलिंग ब्रदर होता। यहाँ पे क्या दिया है, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड, इसको मैच कर गया। एंड हर सन इज डायगोनली अपोजिट टू वर्स्ट प्लेयर की सिबलिंग, सन भी यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो हु इज द बेस्ट प्लेयर, सॉरी उसका भाई हो गया बेस्ट प्लेयर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पर हाँ ऐसा बनाना आना चाहिए, सिंपलिस्टिक मतलब मीडियोकर क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा तीनों स्टेटमेंट एंड देन ओनली यू कैन कम विद द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ रहा है, सीआरआर फिक्स है। क्या लाइकली रीजन हो सकता है, रेपो रेट कब बढ़ाते हैं, हमने ये सब पढ़ा भी है, ये सब हम जानते भी हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एंटी इन्फ्लेशनरी स्टैंड से ये सेविंग्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सीआरआर कांस्टेंट है, लिक्विडिटी तो जस्ट रिवर्स हो जाता, रेपो रेट घटाते, और एफडीआई कैसे कोई लेना नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब दिया ही हुआ है और आप जानते ही हैं इसको, अब ये आप बोलिएगा कि इससे आपको कोई क्लू मिलेगा, तो यहाँ पे क्लू कुछ नहीं है, ये एकदम टिपिकल जीएस क्वेश्चन है कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पता होना चाहिए, और एंटी इन्फ्लेशन के लिए होता है, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। अब इस तरह का जब भी चार्ट आता है तो इसका क्वेश्चन पढ़िए, हायर जीडीपी ऑलवेज इंश्योर्स हायर, कभी नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ हो रहा होगा। इफ जनरली इज द वर्ड दैट इज राइट, देखिए ऑलवेज इज ऑलवेज रॉन्ग एंड जनरली वर्ड इज राइट। जैसे यहाँ देखिए हायर पर कैपिटा इज जनरली एसोसिएटेड, तो देखिए पर कैपिटा इनकम
अगर बढ़ रहा है जहाँ जहाँ टेली डेंसिटी अधिक है, अगर पर कैपिटा इनकम कम था तो टेली डेंसिटी कम था, पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो टेली डेंसिटी यहाँ अच्छा है। जनरली इज अ वर्ड लाइक सम, कैन, अ मीडियोकर वर्ड, लेकिन ऑलवेज इज अ एक्सट्रीम वर्ड। तो ये गलत होगा, ये सही होगा, तो 2 गलत हो गया, 1 तो सही है। हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी, बिल्कुल यही तो हम लोग बोल रहे हैं। डज नॉट नेसेसरली हमेशा नहीं करेगा, ऑलवेज तो कर ही नहीं सकता और नेसेसरीली नहीं होगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर ही आ जाएगा। ये एकदम सही दिया है, देखिए डज नॉट नेसेसरीली दिया है, अगर देता नेसेसरीली तो ये गलत हो जाता। 65 में आते हैं कि अजम्पशंस क्या है इसी क्वेश्चन का, कि देखिए नाउ इट इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए हाईली परफॉर्मिंग कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ये इन द टेलीकॉम। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ये कहाँ से पता चलता है भाई कि सिर्फ टेलीकॉम में ही हमें करेंगे अजम्पशन, ऐसा कैसे हो सकता है। और कैन नॉट भी हमेशा एक गलत होता है, ठीक है, और ओनली इन टेलीकॉम ये कभी नहीं हो सकता। कैन नॉट भी देखिए, कैन नॉट एक्सट्रीम वर्ड है। नाउ इट इज़ ए वेरी हाई टेलीकॉम इन मोस्ट एसेंशियल कंडीशन, अगेन इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड। सिर्फ टेलीकॉम अच्छा होना इज़ नॉट नेसेसरी, इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग, ठीक है। अब ये ग्राफ को देखते हैं, तो आई थिंक एक्साइज है, इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स का कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ड्यूरिंग द डायरेक्ट टैक्स हैज इंक्रीज वाइल दैट ऑफ द एक्साइज इनडायरेक्ट। तो देखिए सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ डिक्रीज ही कर रहा है और बड़ा डायरेक्ट टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स एंड दीज आर इंक्रीजिंग पर्सनल टैक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है पहला। द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज डेमोस्ट्रेट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये कहाँ दिया हुआ है, हाउ कैन वी कोरिलेट एक्साइज विथ मैन्युफैक्चरिंग। जो नहीं दिया है उसको कोरिलेट मत करिए, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो और भी चीज़ें आएंगी ना, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उससे कॉर्पोरेट टैक्सेस भी पे करेगा, वो शायद कस्टम्स भी पे कर सकता है। ओनली लुकिंग एट रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी इज इनसफिशिएंट। तो खुद से जनरलाइज नहीं करना है, यहाँ कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की गई थी। तो इन्फरेंस कभी भी निकालना है कर से, पैसे से, किसी से भी, तो जो उसमें बात हो रही है उसी से इन्फरेंस आएगा। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी ए। ये सिंपल सा कर बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8 का। इसमें बोलता है कि एनी वैल्यू एनी वैल्यू एनी, तो ऐसे भी गलत होता है, किसी को नहीं भी समझ में आता तो आ जाता, क्योंकि तीनों जगह एनी था। और अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो आ जाता कि एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ घट रहा है, एक्स भी यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यहाँ वाई भी नेगेटिव हो रहा है, ये आंसर आ जाता। ये सब गलत है। अब हम आते हैं 68 से। क्वेश्चन नंबर 68 को हम फिर से बोलेंगे कि आप ये पढ़िए पहले कि इसका क्रूशियल मैसेज क्या है, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन ऑफ मीट इज, ये मीट प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, हो सकता है ऐसा। मीट प्रोड्यूसिंग वायलेट्स द लॉस टू, ये क्रूएल्टी हो सकता है, हमें नहीं पता। मीट प्रोडक्शन थ्रू इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं होता है कि इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इतना दिन से कैसे चल रहा है। एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस, अगेन एन एक्शन काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि आपको बताता है कुछ, फैक्चुअल नहीं है। ये है कि अनसस्टेनेबल है, एक्शन प्लान के बारे में बता रहा है कि अगर इसके थ्रू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अनसस्टेनेबल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट एलिमिनेट करने में असफल रहे, वी वर नॉट श्योर। तो देखिए द क्वेस्ट फॉर चीप एंड प्लेंटीफुल हैज रिजल्टेड इन फैक्ट्री फार्म। अब देखिए ये वर्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, यहाँ पे भी वर्ड है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, तो ये ऑप्शन गलत, कल ही हटा दीजिए। इज मोर एंड मोर वेन, क्योंकि उसका कोर थीम वही होना चाहिए, वर्ड्स इसलिए मैच करने चाहिए। मोर एंड मोर एनिमल्स आर स्क्वीज्ड इनटू ए क्रूअल एंड शॉकिंग कंडीशन, सच प्रैक्टिस हैव रिजल्टेड इन मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स पैंडेमिक, इसके कारण आया, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ स्टॉक क्रूअल एंड उस कंडीशन में स्पेंड देयर मोस्ट एंड पम्प्ड थ्रू हार्मोन्स, इसमें डालते हैं, अंटिल वन डे दे आर स्लॉटर्ड। इज वाटर इंटेंसिव, इतना वाटर इसमें खर्च होता है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये काफ़ी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और खासकर अगर हम इसको इंडस्ट्रियल फार्म या फैक्ट्री फार्म से प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को आज लेके जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पानी का भी खपत हो रहा है, पैंडेमिक भी फ्लो के भी डिफिकल्टीज हैं और क्रूएल्टी भी हो रहा है। नाउ ये कहीं नहीं लिखा है कि मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वायलेट्स द लॉस, इसमें लॉस की कहीं बात नहीं की गई है। हो सकता है लॉफुल हो, क्रूएल हो लॉ कहीं कहीं, तो लॉफुल है कि नहीं इसकी बात नहीं की गई, प्लस ये मेन थीम को नहीं पकड़ रहा है।
थीम तो इसमें काफी सारा है ना, कि वाटर का भी खर्च हो रहा है और इंडस्ट्रियल जो फार्म हो रहा है। अब देखते हैं, मास प्रोडक्शन थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड सूटेबल फॉर प्रोवाइडिंग, जबकि इसका रैशनल थीम क्या है मैसेज, कि इसमें हमें पानी का खर्च अधिक हो रहा है, इससे पैंडेमिक फैल रहा है, ये पॉजिटिव मैसेज दे रहा है ये लाइन, और यहाँ पे नेगेटिव मैसेज है। ये देखिए इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है, पानी का खर्चा, जहाँ पे वाटर आ गया तो आप समझिए पानी, जहाँ पैंडेमिक आ गया तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। और मैंने बोला भी इस तरह के वर्ड जो होंगे हेवी वर्ड लाइक सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, यहाँ भी देखिए अनसस्टेनेबल है और इंडस्ट्रियल फार्मिंग कॉमन वर्ड है, तो ऐसे वर्ड्स को पकड़ा करिए। समझ रहे हैं, जनरली इस तरह से देखिए जो कि लार्ज इनकम्पासिंग वर्ड्स हो। अगेन यहाँ पे हम आते हैं मोस्ट, ये द कंफ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व, कैन नॉट है कभी भी, नो मैटर क्या हम कर ले तो फालतू बात है, कैन नॉट कभी भी नहीं हो सकता है। इंडिया नीड्स टू डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड एरियाज, अगेन मोर लेस ये सब गलत होता है। इंडिया नेशनल टाइगर रिजर्व नीड टू बी प्रोफेशनली मैनेज्ड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अनप्रोफेशनली मैनेज्ड है ये चीज़, तो देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन। नाउ अगर एक्शन प्लान के हिसाब से देखें तो ये अच्छा चीज बताता है, ये कटाक्ष है, और ये बताता है एक एकदम सेफर, आप समझ रहे हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इन सब के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो देखिए टाइगर रिजर्व ये था, कुछ एनिमल शायद इसमें भाग जाता है, नियरली वांटेड लीव आउटसाइड, इसलिए ये ह्यूमन और इसके लिए डेंजरस है, तो डेंजरस है यहाँ पे एक वर्ड दोनों के लिए। और यहाँ पे भी दिया है रिकॉग्नाइज्ड कॉरिडोर, यहाँ पे भी कॉरिडोर की बात हो रही है और सेफ की बात हो रही है। प्रोफेशनली यहाँ तो कहीं बात ही नहीं हो रही है कि टाइगर रिजर्व को प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है कि नहीं मैनेज हो रहा है, बात ये हो रही है कि हमारा जो कॉरिडोर्स है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वो सेफ है कि नहीं, सेम वर्ड्स है उसी के बारे में बात हो रही है। आंसर ये हो जाएगा, दो तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, कैन नॉट वर्ड से और मोर और लेस, ये सबसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन, क्या क्या एजम्पशन है, द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंजर्वेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 60 नहीं 70। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाई रिलोकेटिंग देम फ्रॉम वन प्रोटेक्टेड इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ऑफन सक्सेसफुल, कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, तो यही तो पाया गया है कि सक्सेसफुल नहीं रहा है। इंडिया डज नॉट हैव ए सुटेबल लेजिस्लेशन, डज नॉट हैव ए सुटेबल लेजिस्लेशन, ये तो गलत है यार, हमारे पास अच्छा लेजिस्लेशन तो है ही। तो इसी के बारे में ये बात कर रहा है कि सेफ कॉरिडोर से उसको लेके जाना है रिलोकेट करने के टाइम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीन तरह का स्टील का प्रोडक्शन है, डीआई का क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान से, इसमें स्केल का यूज किया जा सकता है कि ये किसके नज़दीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखिएगा तो मैंने यहाँ लिखा भी है, इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन आसान है, ये भी आसान है। जैसे ये है कि भाई स्क्रैप स्टील और इसके बीच में पहले 3 महीना में, तो स्क्रैप स्टील और इसका रेशियो कितना था, तो अगर आप स्क्रैप जोड़िएगा ये अगर आप नहीं भी जोड़ते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो कोई भी एक महीना का लेते हैं, लेकिन आपको जोड़ लेना चाहिए। बेसिकली ये तीनों जोड़ के 30 के आसपास आएगा। आप देख भी लेंगे कि 30 और 40 के बीच में, और ये 35 और 40 के बीच में, तो ये तकरीबन आएगा 113 आता है, ये 98 आता है। तो रेशियो देखिए अलग अलग दिया है, 1:1 तो हो ही नहीं सकता है, 1.6:1 बहुत ज़्यादा है, ये दोनों में से कोई होता तो ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी पहले 6 महीना का आप सिर्फ इसका जोड़ लेते कितना कितना दिया है और उसको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे उसका दिया था शीट का प्रोडक्शन 256, तो अगर आप इसको जोड़ते तो इसका आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 217, और उसको मल्टीप्लाई करते आप एग्जाम में बैठ के 256 से, तो आप रो देते। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको कर देना है 220, यही हम लोग करते हैं अप्रोक्सीमेशन, और 250 को करना है 256 को 250। नाउ यू कैन इजीली डू 25 इंटू 22, 25 इंटू 20 होता है 500, 25 इंटू 2 होता है 50, 25 इंटू 22 हो गया 550, 550 में आपको फिर 2 जीरो और जोड़ना है, तो 550000, 55,000 के आसपास। देखिए इसमें ऑप्शंस अलग अलग है, मैंने पहले ही बोला था जिसके ऑप्शंस अलग होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट करने से भी। दिस इज ए सॉल्वेबल क्वेश्चन इज एग्जाम, और ये भी आसान था, इन दोनों में डिफरेंस निकालना था। इसको आप अच्छा से देखते तो इसमें 10 था, फिर इसमें देखिए कुछ था, इसमें 3 था और इसमें 6 था, तो इसका 19 हो जाएगा डिफरेंस। ये डीआई का क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चंस वेर इजी एक्चुअली, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एंड दिस ऑल आर सॉल्वेबल इन द एग्जाम कंडीशंस। अब हम देखते हैं इस तरह का जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है तो डाइस को ऐसे विजुलाइज किया जाता है, ये 6 फॉर्म में। इस तरह से विजुलाइज करने से डाइस का आसान हो जाता है, जिसमें ये दोनों एंड अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। अब मैंने इसमें कैसे बनाया, देखिए 2 है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो मैंने सबसे पहले 2 बना लिया। अब 2 के राइट हैंड साइड में 1 दिख रहा है, तो कहीं भी एक बना लो, जरूरी नहीं ये राइट है।
तो 2 के मैंने यहाँ पे ये बना लिया और उसके बगल में ही ये है 2 के, ये तीनों तो एडजेसेंट है, तो ये एडजेसेंट है। इसमें ये इसके एडजेसेंट होता है, ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। तो पहले तो इतना तक हम बना सकते हैं। अब देखते हैं 2 से और कौन कौन सा है जो कि कॉमनली फेस करता है। तो 3 फेस करता है, 1 फेस और इस तरह का डंडी फेस करता है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं डंडी फेस करता है और 1 फेस करता है। ठीक है, तो 2 के अगर हम नज़दीक में 3 बना लें तो कहीं ना कहीं 3 होगा 2 के नज़दीक में, ये दोनों तो हमने भर दिया। अब 3 1 के अगेंस्ट है कि नहीं ये हमें कैसा पता चलेगा? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा? तो आप देखिए इसका तरीका क्या है। अब आप देखिए कि 1 के बगल में क्या है, 1 के बगल में 2 है और 1 के बगल में ये भी है, दिस वन। तो 3 या तो यहाँ जाता या तो यहाँ जाता, पर ये तो 1 के बगल में है इस फिगर से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए 2 1 डॉट, तो 2 1 डॉट यहाँ पे आ गया, तो 3 यहाँ पे आ गया, बचा हुआ 4 यहाँ पे आ गया। अब सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंगल डॉट के अपोजिट में क्या है, 3 है, फिर अपोजिट टू 2 डॉट्स क्या है, 4 डॉट है, और फिर अपोजिट टू क्रॉस क्या है, लाइन है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड ये आपको आना चाहिए। कैसे बनाया हमने आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, और इसको आपको एग्जाम में बनाना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से लोगों के लिए बता देता हूँ इसे कैसे बनाया गया। देखिए सबसे पहले आप जाइए 2 पे, 2 को बीच में मार्क किया, उसके बगल में 1 था, उसके ऊपर में क्रॉस था, तो 1 भी है उसके साथ साथ और क्रॉस उसके साथ है, ये उसका अपोजिट साइड होता है। पर हमने देखा कि 2 और 1 के एडजेसेंट में ही ये उसका एडजेसेंट होता है और ये 2 का अपोजिट है। पर हम देखें कि 2 के एडजेसेंट में ही ये वाला है और 1 के भी एडजेसेंट में ये वाला है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने देखा कि 2 के एडजेसेंट में ये वाला भी है और ये वाला भी है, अब इसके एडजेसेंट में ये वाला भी यहाँ पे है और 2 के एडजेसेंट में भी है, तो बच गया 4। अब देखिए 4 किसके एडजेसेंट में है, 4 3 के एडजेसेंट में है और 4 इसके एडजेसेंट में है ही, क्योंकि ये दोनों एंटी होता है, ये दोनों अपोजिट होता है और ये दोनों अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी पैसेज में, बड़ा सा पैसेज है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन ऑल द पेरेंट्स, ऑल वर्ड तो पहले ही गलत होता है, ये गलत हो गया। जनरली इस तरह में नाइदर 1 and 2 टाइप का नहीं है तो नन भी आंसर नहीं होता है, तो ऐसा ही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को ये पैसेज पढ़ना चाहिए क्योंकि इस पैसेज में 1 2 3 4 सवाल हैं। तो ये पैसेज जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट इस पैसेज में क्या है और उसको जल्दी जल्दी लिख लिया। आप यहाँ या तो अंडरलाइन कर लीजिए कि राइट टू एजुकेशन जो है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन से बहुत आगे निकल चुका है, अब उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले पैसेज का थीम लिख लीजिए कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इज द इम्पॉर्टेंट, यहाँ लिखा भी है। फिर यहाँ लिखा क्वालिटीज एंड इंटीग्रल पार्ट होता है, ये सब बस बताया कि पहले क्या होता था, चिल्ड्रन क्यों ड्रॉप आउट कर जा रहे थे, अब राइट टू एजुकेशन में क्या है, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द एजुकेशन प्रोसेस लैक्स क्वालिटी चिल्ड्रन आर बीइंग डिनाइड देयर राइट। ठीक है, राइट टू चिल्ड्रन इज लेस डाउन की करिकुलम कैसे कैसे ये हो सकता है, तो हमें एक्टिविटीज कराना पड़ेगा, लर्निंग बाय एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इसको लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। दिस प्लेसेज एन ऑब्लिगेशन ऑन अस टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन एज पैसिव रिसीवर्स एंड मोर टुवर्ड्स एक्टिव। मतलब एक तरह से वो बोल रहा है कि पैसिव नहीं, एक्टिविटीज करेगा तो वो एक्टिवली रिसीव करे, नॉट पैसिव। फिर टीचिंग प्रोसेस को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है यूज हो, यानी मैसिव प्रोग्राम ऑफ करिकुलम शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए लर्निंग सिस्टम, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। सच दैट इट इज रिलीवेंट एंड एम्पावरमिंग, रिलीवेंट होना चाहिए एंड प्लस एम्पावर करना चाहिए। ये जो पैसेज है ये आप अपने आंसर में भी GS2 GS3 में लिख सकते हैं, कितना सुंदर सा पैसेज दिया है कि राइट टू एजुकेशन का क्या काम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर यहाँ पे बात की गई थी कि लर्न करता है, ये चीज़ को मैनेज होना चाहिए, यहाँ पे वो वर्ड लिखा होता है अकाउंटेबिलिटी का। तो यहाँ हमने देखा है कि अकाउंटेबल सिस्टम्स होगा तो चिल्ड्रन की लर्निंग, चाइल्ड फ्रेंडली असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो असेसमेंट होता है इसको असेसमेंट को आसान करना चाहिए, उससे डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि ट्यूशन और ये सब घटे, ट्यूशन डिक्रीज होना चाहिए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है पूरा अच्छा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी लर्निंग का राइट टू एजुकेशन में। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी बात नहीं की जा रही है, वो सब था जबकि भाई पहले ही क्रिएट किया गया है और चिल्ड्रन भेज रहे हैं, तो प्रोविजन ऑफ ये नहीं है। इस पैसेज में राइट टू एजुकेशन के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्या है इस पैसेज में कि करिकुलर रिफॉर्म्स और डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली, यही वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ था, चाइल्ड फ्रेंडली क्वालिटी एजुकेशन करिकुलर रिफॉर्म्स। आंसर
फिर क्या एजम्पशंस में किया गया है, राइट टू एजुकेशन 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये कहीं वर्ड मेंशन नहीं है। जब भी एजम्पशंस का है तो ये सब ध्यान रखिए कि ये सब वर्ड मेंशन ही नहीं है कि 100% इनरोलमेंट की बात नहीं कर रहा है। ये पूरा पैसेज इस पे एज्यूम करता है कि, और ये गारंटी थोड़ी कर रहा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये गारंटी करेगा आपको कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही 2 गलत हुआ ये दोनों कट जाएगा। अब राइट टू एजुकेशन इंटेंट्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम लोग भी आते हैं। राइट टू एजुकेशन तो सिर्फ बच्चों के लिए है। फुल एडवांटेज का क्या मतलब होता है, ये काफी वेग टर्म है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में फुल एडवांटेज लेना, वी ऑल्सो आर इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। कहीं पैसेज में ये वर्ड भी मेंशन नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर ये सब जहां वर्ड मेंशन नहीं होता है देन इट विल बी ऑल्सो रॉन्ग। ये भी गलत हो जाएगा, 3 आंसर 1 हो जाएगा। पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन गारंटी क्या करता है कि टीचर का अकाउंटेबिलिटी हो इन द लर्निंग प्रोसेस। अगेन यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था इस टू चिल्ड्रेन आर लर्निंग, और यहाँ पे टीचर की अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, जो कि थोड़ा सा कट गया है फोटो लेने में। यहाँ पे टीचर अकाउंटेबिलिटी वर्ड भी दिया हुआ था और लर्निंग प्रोसेस भी दिया हुआ था, तो जो हमने यहाँ लिखा भी है, तो इसलिए ये आंसर भी होगा। यही एज्यूम किया गया कि टीचर अगर अकाउंटेबल होंगे लर्निंग में, ये कम से कम राइट टू एजुकेशन से हो। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी एजुकेशन, अटेंडेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, पेक्यूनरी बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स के बारे में भी यहाँ बात नहीं हुई, सोशियो कल्चर के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। बात हुई कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी होना चाहिए, यही वहाँ पे वर्ड भी था, एक्टिविटी डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन। जो दिया है उसको आप मान के सही करिए, ठीक है। पैसेज में, पैसेज से एन एसेंशियल मैसेज क्या है कि राइट टू एजुकेशन नाउ ये फंडामेंटल राइट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, खुद से मत मानिए। नाउ वो फंडामेंटल राइट यही है जो पैसेज का एसेंशियल, ये तो एक फैक्ट है ना। मैंने आपको हमेशा बताया कि फैक्चुअल थिंग्स के लिए मत जाइए। यहाँ पे भी देखिए एक्शन प्लान बता रहा था कि ये एक्शन प्लान इनकलकेटिंग की डिस्कवरी से, राइट टू एजुकेशन इनेबल्स पुअर एंड दिस कंडीशन, ये सब का नहीं। देखिए राइट टू फ्री एंड कंपलसरी शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यही तो इसका पूरा मैसेज है पैसेज का कि क्वालिटी एजुकेशन को हमको इम्प्रूव करना है। सो दिस कंप्लीट्स आवर complete discussion on 2018 पेपर। इट टुक अस a lot of time, however we are sure कि आपको समझ में आया होगा कि पैसेज क्वेश्चंस में कैसे करना चाहिए। इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए, मैथ्स का खासकर। डीआई आसान होता है, डीआई अच्छे से करिए। डोंट मिस आउट ऑन द वर्ड्स लाइक कि विच आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट समझिए। पैसेज का की एलिमेंट समझिए, वर्ड्स जो मैच करते हैं वो समझिए। कैन नॉट और ये सब गलत होता है जनरली, मोर लेस, कैन नॉट, शुड, ये सब गलत होता है। आप जीएस का भी दिमाग लगा के पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैथ्स के क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं वो पैसेज के ऊपर नीचे आते हैं, वो नहीं छूट जाने चाहिए गलती से, आसान से देखने में, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू सो मच।